So periodic table, right? ओके, सो बेसिकली हम लोग सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वाला जो न्यूलाइन लॉ ऑफ ऑक्टेव और वो ट्रियाज वाज जो सब पढ़ लेना। अब मंजली वंजली वो सब नहीं आता हमारे यहाँ। सो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल में सबको पता ही है, हॉरिजॉन्टल रोज होने चाहिए, वर्टिकल कॉलम्स होने चाहिए। एंड हम लोग डे टू डे लाइफ में भी टेबल क्यों बनाते हैं? जिससे कि चीज़ों को मेमोराइज करना आसान हो जाए, चीज़ों को सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकें हम लोग। तो केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल इसीलिए बनाएगी जिससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना आसान हो जाए, उनको एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया जाए। सिमिलर प्रॉपर्टीज की चीज़ों को एक साथ रख दो और जैसे उस पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टी याद कर लो तो सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगा, राइट? The modern periodic table is based on the modern periodic law. It is based upon the modern periodic law. And what is the modern periodic law? It tells that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. Write down physical and chemical properties of element. Chemical properties of element are periodic function of their atomic numbers. एंड पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स पता हो तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे टी को क्या बोलते हैं? टी नोन एज पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द फंक्शन स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या होगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट रिपीटिंग themselves after certain regular interval of time. Based on this modern periodic law, modern periodic table was designed and will discuss the characteristic features of modern periodic table. Okay, so first we will discuss the features of modern periodic table. Features of modern periodic table. Okay, so we know that first point लिखना, there are 18 vertical columns. There are 18 vertical columns which are known as groups. There are 7 horizontal rows. There are 7 horizontal rows which are known as period. Okay, the number of elements in periods are 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32। सीधा 1 से 7 तक जाएंगे तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 8 होंगे, चौथे में 18, पांचवें में 18 एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 एंड 32 होते हैं, राइट? फोर्थ फीचर लिखना, देयर आर 2 extra rows at the bottom of
bottom of periodic table known as lanthanoid and actinoid series आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे दो होते हैं ना, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, राइट? लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, राइट? Okay, now all the element belonging to the same group will have same valence cell. All the element belonging to the same group will have same valence shell and also same valence cell electronic configuration. जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूँ, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका वैलेंस शेल क्या होगा? उनका वैलेंस शेल होगा H, और उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दैट विल बी NS1, मतलब उनके वैलेंस शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और शेल कौन सा है? दैट विल डिपेंड अपॉन द पीरियड, बट सब शेल ऐसी होगा, राइट? सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 में का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस सेल को, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस सेल एंड इट विल डिपेंड अपॉन द पीरियड। जैसे पीरियड नंबर 1 में इसकी वैल्यू 1 होगी, पीरियड नंबर 2 में 2 होगी, एंड 3 में 3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लेना, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, all the elements belonging to same group, this is the sign of belonging to in math, belonging to same group will have same number of valence electron, will have same number of valence electron, okay? कॉपी कर लिया इसको? हाँ सर। ओके, जैसे जैसे ग्रुप 1 है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। ग्रुप 2 में 2, ग्रुप नंबर 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। तो 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सब में 8, इसमें सब में 7, सब में 6, एंड बीच के जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, ठीक है? बट वहाँ पे एक पेनल्टी में वैलेंस सेल भी आ जाता है, मतलब वैलेंस सेल से 1 लेस, इन माइनस। हाँ वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अब क्या होता है, एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका वैलेंस सेल सेम ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। जैसे पीरियड 1 के एलिमेंट हैं तो उनका सबका वैलेंस सेल सेम ही होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट हैं सबका वैलेंस सेल सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट हैं सबका वैलेंस सेल सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। So element belonging to the same period will have same valence shell, and that will be equal to the period number. So write down all the elements belonging to same period will have same valence shell, and that is equal to period number। जैसे पीरियड नंबर 1 है, वैलेंस सेल क्या होगा? 1 होगा। पीरियड नंबर 2 का वैलेंस सेल 2, 3 का 3 एंड सो ऑन, राइट? So these things are clear? हाँ सर। Okay. हाँ सर। आप में से कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है पूरा? एटलीस्ट एस एंड पी ब्लॉक? एस एंड पी भी नहीं याद है? याद है। हाँ सर आता है। ठीक है चलिए तो से याद है। व्हाट?
ट्रिक से याद है मतलब। हाँ कैसे भी याद हो, डजंट मैटर, याद हाँ होना चाहिए याद है, बस। हाँ ओके पूरा याद है। सर याद है ट्रिक। ओके देन नो प्रॉब्लम, देन इट्स ओके। So okay, now we'll discuss the division of periodic table into 4 blocks. Division of periodic table into 4 blocks. एक्चुअली पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक and F block. Okay, so what are the S block element? So those element in which last electron enters into the S orbital of the valence shell. तो इनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into S orbital of valence shell. ओके, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक। ठीक है, इनका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है? दैट इज NS1 to 2। ग्रुप नंबर 1 के लिए होगा NS1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए होगा NS2। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल को। इट विल डिपेंड अपॉन द कि हमारा एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, राइट? ये बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। सो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 बिलोंग टू पी ब्लॉक, बिलोंग टू पी ब्लॉक, राइट? ये कॉपी कर लिया? एक मिनट सर। हाँ सर। ओके, इनका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। configuration is NS2 NP1 to 6। सिंस यहाँ पे टोटल 6 ग्रुप होते हैं तो ग्रुप नंबर 13 के लिए क्या हो जाएगा? NS2 NP1। ग्रुप नंबर 14 के लिए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। यहाँ के लिए हो जाएगा NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6, right? So next we will discuss the D block element.
What are the d block element? Those elements in which last electron enters into the d orbital of penultimate valence shell. Penultimate valence shell का मतलब होता है वन लेस देन द वैलेंस शेल. तो इसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into penultimate valence shell, that is one less, sorry, enters into d orbital of penultimate valence shell, that is one less than valence shell. ठीक है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लगा के ग्रुप नंबर 12 तक, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. So group number 3 to group number 12 belong to this category, belong to this category. Okay, group number 3 to group number 12 belong to this category. इनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन is n-1 d 1 to 10 and ns2. सिंस यहाँ पर टोटल 10 ग्रुप है इसलिए 1 to 10. ग्रुप नंबर 3 के लिए n-1 d1 होगा, ग्रुप नंबर 4 के लिए n-1 d2 होगा एंड सो ऑन, राइट. ओके, एंड देन वी विल डिस्कस द f ब्लॉक एलिमेंट. सो ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल के एंटी पेनल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में एंट्री करता है. एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, इट इज टू लेस देन द वैलेंस शेल. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट वैलेंस शेल के f ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into f orbital of anti-penultimate valence shell. Anti-penultimate valence shell. What is anti-penultimate valence shell? It is two less than the valence shell. Two less than the valence shell, right? इसमें कौन सा एलिमेंट आते हैं, टू रोज एट बॉटम ऑफ टेबल belong to f block, एंड इनका जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है. हाल तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, फिर भी मैं जनरल लिख ले रहा हूँ. f ब्लॉक में ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट में एक्सेप्शन होता है, बट स्टिल आई विल राइट डाउन द जनरल n-2 f 1 to 14, सिंस यहाँ पर 14 एलिमेंट होते हैं, n-1 d 1 to 10 एंड ns2. तो कुछ भी हो सकता है इसमें से. There are so many exceptions in this. तो इस तरीके से इनका ब्लॉक में डिवीजन किया जाता है.
सर वो एंटी पेनल अल्टीमेट शेल एक बार बताइएगा ना फिर से। बोला ना, देखो लिखा तो हुआ है 2 लेस देन द वैलेंशियल, ये सर n वो है। प्री भी वही होता है ना, प्री पेनल्टीमेट शेल जो लिखा होता है। हाँ एक ही बात है वो, ये प्री पेनल्टी मैच मतलब पेनल्टी मैच का हाँ पहले वाला, उसी को हाँ एंटी पेनल्टी मैच बोल देते हैं। नहीं नहीं, ठीक ठीक, हाँ कंफ्यूज, ठीक है हाँ, सर। क्लियर। हाँ सर। कि आपको जनरल नॉलेज की चीजें लिख लीजिए, और जनरल नॉलेज की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल किनको बोलते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट आर नोन एज एल्कली मेटल। ग्रुप 1 एल्कालाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट को, ग्रुप 2 एलिमेंट। ओके। हैलोजेंस किसको बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट को, ग्रुप 17 एलिमेंट। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। एंड चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं, चैल्कोजेंस इज नॉट दैट फेमस, ये तीन खूब फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, चैल्कोजेंस नहीं पूछते हैं, मजिस्ट्रेट लिख लीजिए। ग्रुप 16 को बोलते हैं चैल्कोजेंस, ग्रुप 16 एलिमेंट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एस सर ब्लॉक ग्रुप है। 15 को निक्टोजन बोलते हैं। यस यस। ग्रुप ये जो तीन है ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बाकी सब उतना फ्रिक्वेंटली पूछे नहीं जाते। ठीक है सर। एस एंड पी ब्लॉक। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक। एंड इनर ट्रांजिशन बोलते हैं एफ ब्लॉक को, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग, राइट। ओके, ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अब थोड़ा लेक्चर से यदि आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ये कॉपी कर लिया, हाँ सर। ओके। लेक्चर से आपको किसी का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना हो तो देखिए, लेक्चर से हमारे पास ये है एस ब्लॉक, मैं ग्रुप नंबर 1 बना रहा हूँ, थोड़ा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये ग्रुप 1 बना रहा हूँ, फिर मैं ग्रुप 2 बना रहा हूँ उसके साइड में, ठीक है। ये पीरियड 1 हो गया, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, नीचे वाला 7 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मुझे पता है कि पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट होते हैं, पीरियड नंबर 1 में 2 होते हैं, तो इसका 1 है। अब आप 1 में 2 ऐड कर दो, इसका मिल जाएगा 3। फिर मुझे पता है कि पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट होते हैं,
तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो आप 3 में 8 ऐड कर दो तो आपको इसका मिल जाएगा दैट इज 11। पेयर नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट होते हैं, तो 11 में 8 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 19 जो कि पोटेशियम का होता है। फिर पेयर नंबर 4 में 18 एलिमेंट होते हैं, तो इसमें 18 ऐड कर दो तब आपको रूबिडियम का मिल जाएगा 37। फिर पेयर नंबर 5 में भी 18 होते हैं, तो इसमें भी 18 ऐड कर दो तो आपको सीजियम का मिल जाएगा दैट इज 55। फिर पेयर नंबर 6 में 32 होते हैं, तो 32 ऐड कर दो तो आपको फ्रांसियम का मिल जाएगा दैट इज 87। तो ऐसे 2 8 8 18 18 32 ऐड करके आप इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, राइट। ये समझ आया कि नहीं आपको? हाँ सर। हाँ सर आया। सर आया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये बेरिलियम में अभी यहाँ पे देखो मुझे पता है इसके आगे कितने एलिमेंट हैं, टोटल 8 एलिमेंट है, 2 नहीं ऐड करूंगा अगर इसके आगे 8 एलिमेंट है, राइट। 8 ऐड करो तो यहाँ पे ये कितना होता है 4, तो उसमें 8 ऐड करो 12 आ गया। 12 में यहाँ पे भी 8 एलिमेंट आ गए होते हैं, तो फिर से 8 ऐड करो तो 20 आ गया। फिर 18 ऐड करो 38 आ गया। फिर से 18 ऐड करो 56 आ गया। फिर 32 ऐड कर दो तो कितना आ गया, ये 88 आ गया, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 8 8 18 18 32 से निकाल सकते हैं, राइट। बस 2 नहीं होगा। ये कई बार काफी हेल्पफुल रहता है, कहीं का भी कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं, राइट। तो इससे क्वाइट हेल्पफुल आप किसी का भी, लेकिन हाँ इसके लिए आपको याद होना चाहिए ना कौन एलिमेंट कहाँ पे है। सर वही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन छोड़ दो और आराम से सबमिट करके पेपर आ जाओ। नहीं इसके लिए तो सर प्रेडिक्टेबल याद करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। चाहे आप पोएम बना के याद करो चाहे ऐसे ही याद कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर पी ब्लॉक में आ जाते हैं, तो पी ब्लॉक अपना स्टार्ट होता है इधर से। पी बना लेते हैं अभी। ये हो गया 18, फिर इसके बाद 17, 16, 15 and 14 and 13। तो ये हो गया पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 एंड नीचे वाला 7। दिस इज 13 14 15 16 एंड 17। दिस इज 18। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, sorry Rn। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये यहाँ पे एसिटाइन होता है, वो रिएक्टिव होता है तो उसकी मुझे जरूरत नहीं, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलियम। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बोरान, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं? देखो इसको ऐसे OS से टीपो याद है। यहाँ पे OS कोई अच्छा बच्चा है, OS से टीपो। इसको कहते हैं काशी जी शंकर पार्वती। काशी जी शंकर पार्वती। काशी जी में शंकर है ना, पता है ना आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे का सी हो गया, सी सिलिकॉन, जी शंकर पार्वती, ठीक है।
हमारी पोएम्स भी रिलीजियस पोएम्स हैं, करेक्ट? सारी बना के रखा हूं मैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे इसके आगे 8 एलिमेंट होते हैं। बोरान का कितना है? 5। तो 5 में 8 ऐड करो 13। उसमें फिर से क्या करना है? अभी 32 ऐड करना पड़ेगा। इसके आगे यहाँ पे इसके आगे 32 एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज जब यहाँ पे आप थे तो यहाँ पे जब इधर आ रहे तो आपको डी ब्लॉक में एंट्री नहीं मिली थी अभी तक। जब यहाँ पे होंगे तब जब घूम के आएंगे तो डी ब्लॉक से घूम के आएंगे, राइट? तो डी ब्लॉक से घूम के आएंगे मतलब 32 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 8 के बाद मुझे 32 ऐड करना होगा। 32 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये अभी? दिस विल बी हाउ मच? 45. हाँ 45। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, 32. आई एम सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 18 ऐड करना होगा बिकॉज अभी हमारा डी ब्लॉक आएगा नहीं। यस यस सर आ तो जाएगा डी. नहीं, डी ब्लॉक आ जाएगा लेकिन वो नहीं आएंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं हाँ आएंगे। हाँ डी ब्लॉक आने से समझ प्रॉब्लम नहीं है। डी आने से तो 18 ही होगा ना, डी नहीं आया तो 80 ऐड करते, राइट? एफ नहीं आएगा मेरा हम्म तो 18 तो ये बन जाएगा 31 बिकॉज गैलियम का तो 31 होता है। अब हमको 32 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज अभी हम लोग बीच में लैंथेनॉइड वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये कितना बन गया अभी? 63, राइट? ठीक. उसके बाद फिर से 32, तो ये कितना बन गया? 25. 95, राइट? ओके आई थिंक एक सेकेंड यहाँ पे 13 होगा, मतलब फिर से 18 होगा वंस। यहाँ पे 18 फिर से होगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपका लेंथन हो जाएंगे। आई एम सॉरी, नहीं पता. वन सेकेंड। यहाँ पे एंड इसके बाद यहाँ पे लेंथेनम आएगा। इसके बाद लेंथेनम यहाँ पे आएगा तो इधर में 32 आएगा। ओके, तो जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 18 ही ऐड होगा. यहाँ पे यस 18 ही आ जाएगा बिकॉज ये 63 इसका होता ही नहीं है। तो आ जाएगा 49 और फिर 32 ऐड 32, होगा. यस 51 एंड 81 दैट इज 81। हम्म प्रॉब्लम क्या हो रही है? अभी तक हम लोग लेंथेनॉइड में इंटर में नहीं मारे। यहाँ पे जाने के बाद अब इंटर मारेंगे इस वाली सीरीज में। इधर हम लोग लेंथेनॉइड में इंटर मारेंगे। तो इसे हम लोग यहाँ तक तो ऐसे कहानी चलेगी अप टू ग्रुप नंबर 17। यहाँ पे पहले आके एक बार आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 एंड देन आफ्टर 2 यू हैव टू ऐड 8, 18 एंड देन 32। तो ये याद कर लेंगे तो हमको क्या है, एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे डी ब्लॉक में भी ऐसे हो जाएगा। तो डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में सीधा हम लोग 8, 18, 32 ऐड करेंगे। तो यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 18, उसके बाद फिर से 18 एंड फिर 32, राइट? यहाँ पे 8 कहीं पे भी नहीं आएगा बिकॉज डी ब्लॉक में इंटर करके तो 8 आने का कोई मतलब नहीं है, राइट? चलिए, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। आपका पीरियोडिक टेबल तो याद ही है, तब तो अच्छा है। अब हम सीधा आ जाते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड देयर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से कैसे चेंज होती हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम किस तरीके से चेंज होती हैं, उनमें क्या एक्सेप्शंस हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? ठीक है। Okay, so atomic properties and their periodic trend.
atomic properties and their periodic trend. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडिएशन। तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, रेडियस ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अब ये एटॉमिक रेडियस तीन टाइप की होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, वन डेर वाल रेडियस, van der Waal radius and metallic radius. Metallic radius. So what is covalent radius? What is covalent radius? तो जैसे हमारे पास कोई होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर मतलब दो एटम सारे एक ही जैसे होने चाहिए, डाइएटॉमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बना है, एंड होमोन्यूक्लियर मतलब वो दोनों एटम एक ही टाइप के होने चाहिए, मतलब सेम एटम होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं H2 ले ले रहा हूँ, अब मुझे एक चीज पता है, although हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वो, कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से बनता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया और दूसरा ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया, और इनके ओवरलैपिंग करने से ये बॉन्ड बन गया, राइट। तो इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लो, जैसे D है, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो उसी को हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोवेलेंट रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा छोटा होगा, इट विल बी लेस देन एक्चुअल रेडियस। गॉट द पॉइंट? ये समझ आया? ठीक है, फिगर बना लो, फिर डेफिनेशन लिख लेना। Write down. It is half of the internuclear distance. It is half of the internuclear distance between two identical nuclei. It is half of the internuclear distance between two identical nuclei in a diatomic molecule with single bond. In a diatomic molecule with single bond. यस बताइए। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लेना है, डबल बॉन्ड में नहीं निकालना है ना। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वन डेर वाल रेडियस। वन डेर वाल रेडियस, वन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो वन डेर वाल रेडियस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नोबल गैस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, मुझे पता है नोबल गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो क्या लगता है, दैट इज वन डेर वाल फोर्स। जैसे ये एक हीलियम का एटम है, दूसरा ये हीलियम का एटम है, तो दो ऐसे हीलियम के एटम जिनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है,
या हम लोग बोल सकते हैं टू क्लोजेस्ट लाइंग हीलियम एटम। तो टू क्लोजेस्ट लाइंग हीलियम एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लो, और ये जैसे डी है और उसका हाफ कर दो, उसका हाफ कर दो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वन वॉल रेडियस, आर वन वॉल, आर वन वॉल। मैं तो पाइन फिगर बनाओ फिर डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, तो ये तो मैं सेम आइटम ले लिया, लेकिन से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। एक आइटम कोई और कुछ और है, दूसरा आइटम कोई कुछ और है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वन वॉल फोर्स लग रहा है लेचर से। तो इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो इन दोनों के वन वॉल रेडियस के सम के बराबर होगा। सो दिस डी will be equal to r1 plus r2, where r1 r2 are nothing but van der Waal radii of two atoms. They are the van der Waal radii of two atoms. यहाँ पे सेम एटम्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हैं। तो डिफरेंट एटम्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वन der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड हैं, तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दैट विल बी सम ऑफ देयर वन der Waal radii। ओके, तो नीचे डेफिनेशन लिख लेना, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms bonded together। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms bonded together by van der Waal force, bonded together by van der Waal force। right, next we will discuss the metallic radius। third we will discuss the metallic radius। metallic radius, तो व्हाट इज मेटालिक रेडियस? तो हमको पता है जो मेटल है वो मेटल के एटम एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम क्रिस्टल है। अब जो मेटल्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, तो क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही सारे मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अब इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो जैसे यहाँ पे Na+ है, इधर भी Na+ है, इधर भी Na+ है, इधर भी Na+ है। ये इलेक्ट्रॉन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे आपस में भी बंध के रह जाएंगे कि नहीं? तो इन वेरी वेग टर्म हम लोग समझ सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट हम लोग एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो मेटल के आयन हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसी को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, मेटल के एटम एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड से बाउंड रहते हैं इन द मेटल क्रिस्टल। तो अभी जो दो क्लोजेस्ट लाइंग मेटल एटम हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो और उसका आधा कर दो, तो दैट बिकम्स मेटालिक रेडियस।
Point is clear? So write down. It is the half of the. सर जो लास्ट में आप बोले ना उसको एक बार फिर से बोल हाँ, दीजिए। दो जो क्लोजेस्ट लाइंग मेटल एटम्स हैं, जो सबसे पास पास लाई कर रहे हैं, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो और उसका हाफ कर दो. दैट विल बी मेटालिक रेडियस. ठीक है सर. So write down, it is the half of the internuclear distance between. It is half of the internuclear distance between two metal atoms. Between two metal atoms in metal crystal or in metal lattice. ठीक है. अब यदि मैं इन रेडियस को आपस में कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो सबसे छोटा रेडियस होता है दैट इज आर कोवेलेंट, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी हो जाती है. उसके बाद आर मेटालिक होता है और सबसे बड़ा हो जाता है आर कोवेलेंट. कोवेलेंट नहीं, ओ आई एम सॉरी, वंडर वॉल. हाँ वंडर वॉल. वंडर. यस, वंडर वॉल. करेक्ट. चलिए अभी हम लोग इनका पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं. पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे चेंज होती हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे किस तरीके से एटॉमिक रेडियस वेरी करती है. सो पीरियोडिक ट्रेंड, तो पहले हम लोग जनरल ट्रेंड लिखेंगे, उसके बाद एक्सेप्शन लिखेंगे, राइट. सो इन द पीरियड from left to right, from left to right, radius decreases due to increase in the nuclear charge. Due to increase in nuclear charge. हम देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हर एक सक्सेसिव एलिमेंट पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है कि नहीं. तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं. तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो रेडियस कम हो जाएगी कि नहीं. तो इसलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज हो जाती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज. फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा सेल एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट. ड्यू टू एडिशन ऑफ वन extra shell at each successive element. तो हमको पता है जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, हर एक पीरियड पे एक नई सेल का एडिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ये जनरल ट्रेंड है. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, the exception which lies here is the radius of Contraction. gallium is less than radius of aluminium. इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ Actinide contraction. presence of d electron, presence of d electron in inner orbitals of गैलियम. तो डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है. ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है अभी पढ़ूंगा, अभी एज्यूम कर लो. तो
सिंस आप लोग रिपीटर हैं तो आपको पता होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी, नहीं तो इसको मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद बताता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑफ डी हाँ सर। इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो उसकी जिसकी वजह से क्या होगा, जज इफेक्टिव विल बी मोर एंड एजिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो एनीवे ये रीजन में बताता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करने के बाद, लेकिन सिंस आपको तो पता है ना, एटलीस्ट आप सुने हुए हैं, ठीक है। हाँ सर पता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। हो गया ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। Screening effect, this is also known as shading effect. Shading effect, देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, सपोज ये वाला, ये हमारा वैलेंस सेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे। अब यहाँ पे देखो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्स हैं, एक तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस। एंड देन दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इसको रिपेल भी करेंगे ना, दे विल रिपेल। हाँ। जो ब्लू वाला है दैट इज रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली, तो दिस इज रिपल्सिव फोर्स ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिट to the valence electron is known as shielding effect या screening effect। तो repulsive force offered by inner orbit electron, inner orbits electron to valence electron is called shielding effect, is called shielding effect। got the point। अभी shielding effect की वजह से इसका परिणाम क्या होगा, what will be the consequence of shielding effect। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस अटैक कर रहा है और अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, the net attractive force felt by the valence electron will get reduced। न्यूक्लियस अपने आप खींच रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा कि नहीं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जज इफेक्टिव लिखना चाहूँ, जज इफेक्टिव मीन्स जो इस पे इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से, दैट विल बी द जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक्चुअली आपको लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन खींच तो रहे हैं, लेकिन फिर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको धक्का भी मार रहे हैं ना, नो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो जब भी मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलूंगा, इसका मतलब आपको एटॉमिक नंबर में से स्क्रीनिंग इफेक्ट को सब्ट्रैक्ट करके बात की जा रही है, राइट। तो दिस इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज
ठीक है, एंड दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कर लो कॉपी। कॉपी कर लिया? ओके, अब यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट देखता हूँ। इफ आई टॉक ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस सबसे ज्यादा रिपल्सन लगाता है, फिर पी, फिर डी एंड एफ सबसे कम रिपल्सन लगाता है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन लगाएगा जेड इफेक्टिव को उतना कम कर देगा, राइट। जितना कम रिपल्सन लगाएगा जेड इफेक्टिव को उतना बढ़ा देगा, राइट। हाँ सर। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं पेनेट्रेटिंग एबिलिटी और पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेटिंग पावर, तो व्हाट इज पेनेट्रेटिंग पावर? इट इज द ability of electron to lie close to the nucleus, to lie close to the nucleus। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के पास में रहने का जो एबिलिटी होता है उसको बोलते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग यदि अपने सिंपल टर्म में बोले तो जिसको बोलते हैं चमचागिरी। जो जितना ज्यादा अच्छा चमचागिरी कर सकता है वो उतना ज्यादा पास में, लेकिन थोड़े दिन के लिए रहता है, कुछ दिन के बाद पता चला गड़बड़ हो जाता है ना। हमेशा के लिए नहीं सर, परमानेंट नहीं है। हाँ, परमानेंट नहीं है। चमचागिरी आप लोग समझते हैं ना? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, तो ये भी पेनिट्रेटिंग पावर का औजार रहता है। सबसे पास में एस रहता है, फिर पी रहता है, फिर डी एंड फिर एफ। चलिए, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस। अब डिस्कस करते हैं हम लोग आयोनिक रेडियस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस द आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस हमारा मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। हम देखो जब कैटायन बनता है किसी भी एलिमेंट का जब कैटायन बनता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या होता है? प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ जाता है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना तो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ने की वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? रेडियस साइज कम हो जाएगा। कम हो जाती है। यदि आयनायन बनता है तब क्या होता है? देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनायन पी बाई ई का वैल्यू कम हो जाता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना अभी, तो जेड इफेक्टिव भी कम हो गया तो रेडियस क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाता। तो फॉर सेम एलिमेंट रेडियस ऑफ कैटायन सबसे छोटी होती है, फिर रेडियस ऑफ एटम होती है, सबसे ज्यादा होता है रेडियस ऑफ एनायन। सेम ही एटम होना चाहिए, पता चला एक घोड़ा दूसरा गधा, उनको कंपेयर कर दो ना।
हाँ सर, नहीं नहीं हाँ नहीं 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 सर नहीं ठीक